तो सरकार भी जानती है कि अगर हड़ताल हुई, कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर गए तो उसका नुकसान राज्य को ही उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि कोशिश ऐसी की जा रही है, एक सॉफ्ट स्टैंड ऐसा लिया जा रहा है जिससे बात बन जाए। शासन स्तर पर हड़ताल पर जो जाने की घोषणा की कर्मचारियों ने, उससे ठीक एक दिन पहले एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें कर्मचारियों के सर्विस मैटर से जुड़ी, यानी कि जो भी उनकी सेवाएं हैं उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। वित्त सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा उनके साथ 4 सदस्य भी शामिल रहेंगे। तो कर्मचारियों से तनातनी के बीच ये शासनादेश सरकार का सॉफ्ट स्टैंड है। हालांकि एक बार आपको बता दें कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार अगर कोई हड़ताल करता है तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी, उसी वक्त सरकार से भी कहा था कि आप कर्मचारियों की शिकायतों के लिए समिति का गठन करें। लेकिन अब जबकि कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं कल, सरकार को आज इस समिति की याद आई है। वहीं इस हड़ताल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि अवकाश या हड़ताल किसी भी समस्या का हल नहीं होता। विश्वास है कि कोई न कोई हल कल तक निकल जाएगा। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, वो कर्मचारियों की परेशानी को जानती है और कर्मचारियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने इस राज्य को बनाने में अथक परिश्रम किया है, नौकरियों की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। इसलिए यहाँ की स्थिति से आप भिज्ञ हैं। टेबल टॉक से ही कोई हल निकलना चाहिए। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज रुद्रपुर पहुंची। इस दौरान परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने लोगों को संबोधित किया और दावा किया कि जिस तरह से जनता में सरकार को लेकर गुस्सा है, ऐसे में साफ है कि 5 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की और जिस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से लोग जो है परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए हम लोगों के बीच में है और दोनों ही सरकारों की नाकामी हमने आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और कांग्रेस ने हाल ही में चुनावी समितियां बनाई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी है कि जो उनके खास है उन्हें एडजस्ट किया जाए। और अब तो खुद कांग्रेस के नेता भी इसे मानने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से सभी गुटों को खुश करने के लिए समितियों में हर गुट के चेहरे को एंट्री मिली है। अब पार्टी नेताओं का कहना है कि सभी गुटों को खुश करके ही चुनाव जीता जा सकता है। सभी की सहभागीदारी उसमें हो, जो कर्मठ है, सक्रिय हैं, जिनको पूरे क्षेत्र की जानकारी है, पार्टी की रीति से जानकारी है, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए सबको समायोजित करने की प्रयास उस कमेटी में किया गया कि संतुलन बना रहे। ये आज बहुत आवश्यक है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं राज्य की जनता के लिए की है, उन घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है, काम कितना हुआ है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एक बैठक ली। कुछ सरकारी विभागों में काम की प्रगति जानी है। तो जो बैठक से नतीजा निकलकर सामने आया उससे साफ हुआ है कि जो भी घोषणाएं अब तक मुख्यमंत्री ने की है उसमें से केवल 60% घोषणाओं पर काम पूरा हुआ है और साथ ही जो 40% घोषणाएं अभी अटकी हुई हैं उसके लिए भूमि का उपलब्ध ना होना एक बड़ी वजह है। तो अपर मुख्य सचिव का कहना है कि कुछ बजट की कमी से भी घोषणाएं अटकी हुई हैं, तो आगामी बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि 100% घोषणाएं पूरी हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले आज देहरादून के परेड मैदान में बीजेपी ने भूमि पूजन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत कई विधायक और पार्टी के पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। अमित शाह के कार्यक्रम के साथ ही बीजेपी त्रिशक्ति सम्मेलन भी करने जा रही है। पिछली बार भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमने भूमि पूजन किया था, इस बार भी हमने भूमि पूजन किया है। हमने प्रार्थना की है गणेश भगवान जी से और पृथ्वी माता से कि माँ प्रभु हमको आप ठीक तरीके से शक्ति दें, हमारे सब के सब सम्मेलन निर्विघ्न संपन्न हो। उधर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ऐसा लग रहा है कि अपनी विधायकी और मंत्रीगिरी से ऊब चुके हैं। वो अब अपना प्रमोशन चाहते। जी हां, इसके लिए हरक सिंह पौड़ी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की राह देख रहे हैं। सांसद खंडूड़ी के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी पौड़ी सीट पर नया चेहरा तलाश रही है। ऐसे में हरक सिंह समेत कई बड़े नेता ऐसे हैं जो पौड़ी लोकसभा सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं।
अभी कोटद्वार गया। अब पार्टी जो आदेश करेगी हम पार्टी के इस आदेश को मानेंगे। अगर पार्टी कहेगी आपको। उधर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सरबर और उसकी महिला सहयोगी राजकुमारी को उत्तरकाशी अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट ने टिहरी जेल भेज दिया है। 3 जनवरी को पुरौला से 8वीं की छात्रा लापता हुई थी, जिसे राजकुमारी की मदद से सरबर यूपी के कैराना लेकर गया और आरोप है कि कैराना में ही छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। अब लोग मांग कर रहे हैं कि इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीजों से रुपए ऐंठने का गोरख धंधा चल रहा है। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि मीडिया में मामला खुला तो आरोपी नर्स कैमरे के सामने ही मरीज से लिए गए पैसे लौटाने भी लगी। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के भीतर मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला अपने कान का छोटा सा ऑपरेशन कराने ऑपरेशन थिएटर के भीतर गई। यहाँ मौजूद नर्स ने पहले मरीज से 700 रुपए मांगे और उसके बाद ही डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब पीड़ित मरीज के साथ जब मीडिया भी वहाँ पहुँचा तो ओटी में पैसे ऐंठने वाली नर्स कैमरे के सामने ही मरीज को पैसे लौटाने लगी। सवाल ये भी है कि क्या डॉक्टर भी इस काले धंधे में शामिल हैं? मैं यहाँ कान में टाँके लगवाने आई थी। पहले नर्स ने मुझसे 700 रुपये लिए और फिर 200 रुपये वापस कर दिए, 500 रुपये ले लिए और इसके कोई बिल भी, कोई रसीद और बिल भी नहीं दिया है। अस्पताल में ऑपरेशन से पहले बिलिंग हो जाती है, मगर फिर भी मरीजों को डर दिखाकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मामला है। क्या लिए जा सकते हैं ऐसे पैसे? नहीं, कोई नहीं लिए जा सकते हैं। हर चीज की यहाँ पे यूजर चार्ज की रसीद कटती है, वो करवाने के उपरांत ही काम होता है। नर्स का कैमरे के सामने रुपए लौटाना इस बात की तस्दीक करता है कि बेस अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में ये जांच बेहद जरूरी है कि ओटी के अंदर वसूली का एक गोरख धंधा कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन किरदार शामिल हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो सरकार डॉक्टर्स पर तो बड़ी आसानी से आरोप लगा देती है कि डॉक्टर तैयार नहीं है पहाड़ों में आने के लिए। जब सुविधाएं नहीं होंगी तो डॉक्टर आकर भी क्या भला कर लेंगे मरीजों का। बहरहाल इस सब के बीच कोशिश हो रही है राज्य को पिछले 18 साल से आयुर्वेद प्रदेश बनाने का और सरकार तमाम जोर आजमाइश भी कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने राज्य में संजीवनी बूटी खोजी तो अब बीजेपी वैद्य की तलाश कर रही है, लेकिन बीमार आयुर्वेद को ना तो संजीवनी मिल पा रही है ना ही कोई काबिल वैद्य। उत्तराखंड की जड़ी बूटियों से प्राइवेट कंपनियों ने करोड़ों का बड़ा बाजार खड़ा कर लिया, लेकिन 18 साल में यहाँ सरकारें सिर्फ उत्तराखंड को आयुर्वेद प्रदेश बनाने का सपना ही बुनती रही। पिछली कांग्रेस सरकार को यहाँ संजीवनी बूटी नहीं मिली तो अब बीजेपी सरकार पुराने वैद्य को खोजने जा रही है, जिनसे उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इलाज के गुर सीखेगी। बहुत ही रिमोट एरिया में जो कि बिल्कुल कभी चाइना बॉर्डर के पास तक के गाँव हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और वहाँ की जो पारंपरिक जो चिकित्सक हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत समझ बूझ है मेडिसिनल प्लांट को पहचानने की, चिकित्सा करने की। तो अभी हम लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सदियों से जड़ी बूटियों से घरेलू इलाज होता रहा है, लेकिन सरकार को वैद्यों की याद तब आ रही है जबकि पुराने वैद्य आज खोजने से भी नहीं मिल रहे। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आज की तारीख में पुराने वैद्य मिलना नामुमकिन है। ऐसे में ध्यान आयुर्वेद के उत्थान पर दिया जाना चाहिए। पुराने वैद्य अब गढ़वाल में या उत्तराखंड में रह नहीं गए, विशेष करके पुराने वैद्य नहीं रह गए हैं। अब मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे दक्षिण भारत में केरल है जहाँ पर के आयुर्वेद काफी उच्च स्तर पर है। उत्तराखंड में आयुर्वेद कमाई का एक बड़ा जरिया हो सकता है, लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी की सरकारें यहाँ आयुर्वेद की हालत सुधारने से ज्यादा संजीवनी बूटी और वैद्य खोजने में जुटी हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एलटीसी हवाई टिकट घोटाले में अपराध सिद्ध होने के बावजूद दोषियों को अभयदान दिया गया है। 1 करोड़ से ऊपर के इस घोटाले में शिक्षकों और कुछ कर्मचारियों ने साधारण कैटेगरी में परिवार के साथ हवाई यात्रा की, लेकिन फर्जी एलटीसी हवाई टिकट दिखाकर राजस्व को काफी चूना लगाया। हालांकि कानूनी कार्रवाई की आशंका पर कुछ शिक्षकों ने पैसा वापस भी किया, तो पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर दोषियों को बड़ी राहत दे दी।
देहरादून के पटेनगर इलाके में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भांडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस फर्जी कॉल सेंटर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत कई देशों में कॉल कर उनके मोबाइल कंप्यूटर में वायरस और अन्य समस्याएं बताकर मोटी रकम वसूलने का खेल चल रहा था। बागेश्वर की बैजनाथ झील में कुमाऊं का पहला फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरता हुआ पुल बनकर तैयार हो गया है। पर्यटक ब्रिज से झील के बीचों बीच जाकर वहां की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। ब्रिज बनने से झील की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। आपको बता दें कि इस पुल की खास बात यह है कि अगर नदी में उफान भी आता है तो भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा, ये खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। ये अपनी तरह का कुमाऊं का पहला फ्लोटिंग ब्रिज है और इसे बनाने के पीछे मकसद से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हमारी उत्तराखंड सरकार जो है टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ सोच रही है हमारे प्रदेश के लिए। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यहां बीआरओ के जवान बर्फीले रास्तों को सुगम बनाने में जुटे हैं। यहां पहुंचे वेयर ईगल्स डेयर ग्रुप के 8 सदस्यों ने हर्षिल थराली क्षेत्र में सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उनकी मदद के लिए बीआरओ के जवानों ने हर्षिल और भैरव घाटी तक हाईवे को बर्फ हटाकर साफ किया। बीआरओ के इस सहयोगात्मक रवैये से पर्यटक काफी खुश हैं, जिससे शीतकाल में पर्यटन के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जगने लगी है। और इस बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। रुद्रप्रयाग के बणाली ताल में 4 साल बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है और किसानों का कहना है कि ये बर्फबारी आलू, गेहूं, जौ, सरसों, मटर और मेथी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और साथ में पीने के पानी की जो समस्या यहां पर होती है उससे भी इन्हें राहत मिलेगी। सर बर्फबारी से तो काफ़ी फ़ायदा हो गया हम लोगों को। जैसे हमारे गेहूँ है, जो है, आलू की खेती है, इसलिए बहुत अच्छा पानी के स्रोत हमारे बढ़ जाएंगे। किसानों में अच्छी मुस्कुराहट है, सभी लोगों के चेहरे पे बर्फ पड़ने से काफ़ी खुशी हो रही है हमें। रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में आम और लीची के हरे पेड़ों पर लगातार आरियां चल रही है, लेकिन वन महकमा ध्यान नहीं दे रहा है। एक मामला चोरपानी में सामने आया, जहां भूमाफिया हरे पेड़ों को काटकर प्लॉटिंग कर दिया। अब आपको बता दें कि 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यहां फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन विभागों की उदासीनता के चलते यहां बाग बगीचे सिकुड़ते चले गए और ये पूरा इलाका कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर, क्योंकि ये रामनगर की बात करें, जो पूरी बेल्ट है, यहाँ लीची और आम की अच्छी खासी पैदावार होती है और इसी को देखते हुए, इसी वातावरण को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इस पूरे एरिया को फलपट्टी घोषित किया था, यानी कि यहाँ किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ फलों के बाग बगीचे ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन विभागों की उदासीनता के चलते यहाँ पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए महाबहस।